नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम आपको शिक्षक भर्ती समेत सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां से अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों NCERT हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान को पढ़ेंगे, जो हमारा बुक है पृथ्वी हमारा आवास। और दोस्तों यह जो बुक है कक्षा 6 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। दोस्तों देखिए विषय सूची क्या है। सौर मंडल में पृथ्वी, इस पाठ को आज हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तीसरा पाठ है पृथ्वी की गतियाँ। चौथा पाठ है मानचित्र। और पांचवा पाठ है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। छठवां पाठ है पृथ्वी के प्रमुख स्थल। सातवां पाठ है हमारा देश भारत। आठवां पाठ है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। देखिए दोस्तों उसके बाद आती है भारत का संविधान उद्देशिका। इसके बारे में 1 मिनट लगेगा, हम आपको बता देते हैं। जो भारत का संविधान है, संविधान का मतलब होता है समधन विधान, सभी के लिए एक ही विधान। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो मूल भारत की संविधान को बताता है, जिसमें दोस्तों हम भारत के लोग यानी कि जो संविधान है वह सभी भारत के लोग कहते हैं कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि आंतरिक और बाह्य जो मामला होता है उससे हम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। समाजवादी, एक दूसरे का व्यवहार, सद्भाव, सहयोग और दोस्तों पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी भी धर्म का कोई भी एक धर्म को हम नहीं मानेंगे बल्कि हम वह धर्म मानेंगे जो सबके लिए एक विधान रखता हो। यानी कि संविधान हमारा धर्म होगा, सबके लिए एक विधान। लोकतंत्र गणराज्य यानी कि जनता का शासन का राज्य हो, जो कि भारत कई राज्यों का समूह है, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक यानी कि एक दूसरे की सहायता, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, सभी व्यक्तियों को अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र, विश्वास और सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म की मानने की मान्यता और दोस्तों उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता यानी कि सभी को एक समान अवसर देंगे हम यहाँ पर रहने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए और पढ़ने। दोस्तों व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता यानी कि राष्ट्र को हम एक सूत्र में बांधे रखेंगे, ऐसी सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, दोस्तों जो संविधान सभा था वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। इसलिए इस दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते थे। दोस्तों भारत का जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, लेकिन दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इस दिन सिग्नेचर हो चुका था। और दोस्तों भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को हुआ था। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा जो पाठ है वह है सौर मंडल में पृथ्वी। यह भूगोल का पहला पाठ है, इसी के बारे में हम आपको विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की
टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद शाम को जब आप आसमान में देखते हैं तो आप पाते हैं कि छोटे छोटे बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे रात्रि आगे बढ़ती है आप देखते हैं कि इनकी चमकते हुए बिंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जाती है और ये हीरे के समान चमकते हुए बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो चमकते हैं ये तारे होते हैं, ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देते हैं। और दोस्तों, ये जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं चंद्रमा के समान प्रतीत होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों, चमकीली वस्तु यानी कि तारों के साथ आप चंद्रमा को भी चमकते हुए देखते हैं। पहले यह चंद्रमा थोड़ा चमकता है, धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है जब आपको पूर्ण चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है, फिर इसके बाद यह चंद्रमा छिप जाता है। देखिए दोस्तों, आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखिए दोस्तों, जो चंद्रमा होता है ये महीने में एक ही बार आपको इसे पूरा चमकता हुआ देख सकते हैं, और यह जब पूरा चमकता है तो इसे हम पूर्ण चंद्रमा वाली रात कहते हैं या पूर्णिमा कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यानी कि 15 दिन आप चंद्रमा को देख सकते हैं, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। जो यह नए चंद्रमा की रात या अमावस्या होती है, जब आप इसे नहीं देख सकते हैं तो हम इसे अमावस्या की रात कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आगे है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। यानी कि दोस्तों देखिए, सूर्य का जो प्रकाश होता है दिन में पृथ्वी पर पड़ता है और रात में चंद्रमा तारों पर पड़ता है। तो दोस्तों, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो दिन में हम चंद्रमा व तारों को नहीं देख पाते, और जब सूर्य का प्रकाश रात्रि में चंद्रमा और तारों पर पड़ता है तो हम उसे आसानी से देख पाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए दोस्तों, जो सूर्य है ये भी एक तारा है। एक प्रयोग है दोस्तों, 1 मिनट लगेगा, इसे देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। आपको आवश्यकता होगी एक टार्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई ले लीजिए। देखिए दोस्तों, पहला चरण अपनाइए। कागज के मध्य में टार्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा रहे। दूसरा पॉइंट है, अब टार्च के कांच के चारों ओर एक वृत्त खींचें। तीसरा पॉइंट है, कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें, यानी कि कागज पर छेद कर दें। फिर उसके बाद अब कागज के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरफ रखें। टार्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें, रबड़ लगा दें। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखें कि टार्च की स्विच कागज के बाहर रहे ताकि आप उसे दबा सकें। छठवां पॉइंट है, अंधेरे कमरे में एक सादी दीवार की ओर मुंह करके इस टार्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं। दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें, यानी कि कमरे में अंधेरा कर दें। अब टार्च की रोशनी को दीवार पर डालें। आप दीवार पर प्रकाश के अनेक छोटे छोटे बिंदु को देखेंगे, बिल्कुल वैसा ही जैसे रात्र के समय आसमान में तारे चमकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब कमरे की सभी बत्तियों को जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु लगभग अदृश्य हो जाएंगे। आप इसकी तुलना उस अवस्था से कर सकते हैं जब रात्र के समय आसमान में चमकने वाले तारे सूर्योदय के बाद अदृश्य हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जब आप एक टार्च हो गया, टार्च के यहाँ पर इसका मुंह हो गया, इसके ऊपर आप कागज़ लगा देते हैं, कागज़ में छोटा छोटा छेद कर देते हैं। फिर उसके बाद यह बटन लगा है, इसको जलाते हैं और दीवार पर बांटते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब कमरा अंधेरा रहता है तो छिद्र से जो रोशनी जाती है ये छोटे छोटे तारों के चमकने के समान दिखते हैं। और दोस्तों, जब कमरे में अन्य सभी लाइटियाँ जला देते हैं तो यह जो छोटा छोटा बिंदु को जो तारे दिखते हैं ये गायब हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जो तारे होते हैं वो दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है और रात्रि में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, आगे है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे
सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, जो आसमान में छोटे छोटे तारे होते हैं ये पृथ्वी से अरबों करोड़ों मील दूर होते हैं, इसलिए हम इसकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देखिए, कोई भी वस्तु है जो आपके नज़दीक दिखाई देती है वह बड़ी दिखाई देती है, जब यह आपसे बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है तो यह बहुत छोटी दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार जो तारे होते हैं वह हमसे बहुत दूर होते हैं, अरबों करोड़ों मील दूर होते हैं, इसलिए बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसके प्रकाश और ऊष्मा को हम अनुभव नहीं कर पाते, ये भी सूर्य के समान ही होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाए। देखिए दोस्तों, आगे है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं। रात्रि के समय आसमान में 7 तारों का ऐसा समूह होता है जो बहुत तेज चमकता है, जिसे हम नक्षत्र मंडल, आर्सा मेजर, बिग बियर या सप्तऋषि तारा कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप रात्रि में आसमान में देखते हैं तो आप 7 तारों का ऐसा समूह देखते हैं जो बहुत तेज चमकता है, जिसे नक्षत्र मंडल, आर्सा मेजर या बिग बियर या सप्तऋषि तारा कहते हैं। इसी तारा के आगे यदि आप एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो एक अकेला ध्रुव तारे को देखते हैं जो बहुत तेज चमकता है। इसे आप सुबह 5-6 बजे तक देख सकते हैं। और दोस्तों, जो ध्रुव तारा होता है यह उत्तर दिशा की ओर होता है। आप बुक में जो मानचित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसे कैसे बनाते हैं? एक प्लस का निशान बनाते हैं। ऊपर की ओर जो रेखा होती है इसे हम उत्तर दिशा कहते हैं, नीचे हम दक्षिण दिशा कहते हैं, इधर हम पश्चिम दिशा कहते हैं और इधर हम पूर्व दिशा कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो ध्रुव तारा है यह ऊपर दिशा की तरफ है, तो यह किस दिशा में है? उत्तर दिशा की तरफ है। देखिए दोस्तों, जो हमारे पूर्वज थे, जब हमारे पास दिशा सूचक यंत्र नहीं था तब हम दिन में सूर्य की सहायता से दिशा की जानकारी प्राप्त करते थे और रात्रि में ध्रुव तारा की सहायता से दिशा की जानकारी प्राप्त करते थे। अब देखिए दोस्तों, आगे है, कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसा पिंड ग्रह कहलाते हैं। यह ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सबसे चमकीला तारा कौन है? सूर्य है। सूर्य की सहायता से पृथ्वी ऊष्मा और ऊर्जा को ग्रहण करती है। और दोस्तों, जैसे हम पृथ्वी से चमकते हुए चंद्रमा को देखते हैं, ठीक उसी प्रकार चंद्रमा पर से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी। कुछ रोचक तथ्य है दोस्तों, देखिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इन छल्लों को दोस्तों हम आपको आगे दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। आपके सामने है, सूर्य एक जगह स्थिर है। सूर्य
गर्म गोले का एक तारा है। सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह जो होते हैं वह चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, फिर उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी ग्रह आता है, फिर उसके बाद मंगल ग्रह आता है, फिर उसके बाद बृहस्पति ग्रह आता है, फिर उसके बाद शनि ग्रह आता है, फिर उसके बाद यूरेनस ग्रह आता है, फिर उसके बाद नेपच्यून आता है। अब दोस्तों देखिए, जो बृहस्पति है और मंगल ग्रह है इसके बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है जिसे छल्ले कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है बुध। जो बुध है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरा करता है। यानी कि जैसे कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर इसे घूमने में 88 दिन लग जाते हैं, और जो बुध महाराज यहाँ पर हैं इन्हें अकेले घूमने में 59 दिन लग जाते हैं। अब दोस्तों देखिए, दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी आ जाता है तीसरे नंबर पर, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करते हैं। जो पृथ्वी है, जैसे कि सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को 365 दिन लग जाते हैं और पृथ्वी को अकेले अपने अक्ष पर घूमने में 1 दिन लग जाता है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और दोस्तों जो पृथ्वी है इसके सिर्फ एक ही चंद्रमा है। अब देखिए दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है मंगल। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करते हैं मंगल महाराज, और मंगल महाराज के चंद्रमा की संख्या 2 है। और दोस्तों देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी आंतरिक ग्रह की श्रेणी में है, सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। फिर उसके बाद आता है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करते हैं। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है बृहस्पति की। और शनि देवता का है दोस्तों, देखिए, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में करते हैं। शनि एक दोस्तों ग्रह है, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करते हैं। शनि के चंद्रमा की संख्या 53 है। अब दोस्तों आगे देखिए, यूरेनस। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करते हैं। जो यूरेनस है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करते हैं। यूरेनस के चंद्रमा की संख्या 27 है। 8वां दोस्तों नेपच्यून। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करते हैं, और नेपच्यून के चंद्रमा की संख्या 13 है। और दोस्तों देखिए, जो बाह्य ग्रह हैं सूर्य के बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। एक गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सभी किसके बने हैं? गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर्य है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौर मंडल किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया, जिसका दादा सूर्य है। देखिए दोस्तों, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, अन्य खगोलीय पिंड, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, ये सभी मिलकर सौर परिवार, सौर मंडल का निर्माण करते हैं, जिसके जो मुखिया है वह सूर्य है। इसे ही हम सौर मंडल कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। जो सोल है, इसे रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य को परिवार को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखिए कमेंट बॉक्स में। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है।
सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए दोस्तों, ग्रह किसे कहते हैं? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, यह सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। देखिए दोस्तों, जियो लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोआइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल के सभी ग्रह जो 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते में कैसे फैले हुए हैं? तो दीर्घवृत्ताकार फैले हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति पृथ्वी के समान ही है। शुक्र जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB3313 सीरस तथा प्लूटो बहुनय ग्रह कहे जा सकते हैं। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड और उनके गति के अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। ये स्टेटमेंट दोस्तों याद रखना। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जो आर्यभट्ट थे ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्ती सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं, आपके सामने है पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यह सूर्य है, सूर्य के बाद कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह आता है। बुध ग्रह के बाद शुक्र ग्रह आता है। शुक्र ग्रह के बाद हमारी पृथ्वी आती है। हमारा पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आती है, इसलिए इसे तीसरा ग्रह कहते हैं। और जो हमारी पृथ्वी है, यदि आकार की बात करें तो यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो यहाँ पर बिंदु होती है इसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुवों के पास यह थोड़ा सी चपटी होती है। और दोस्तों पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर ही ऑक्सीजन और वायुमंडल पाया जाता है, पानी पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। और दोस्तों पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई पड़ती है क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर 2/3 भाग पर पृथ्वी के पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसलिए अंतरिक्ष से देखने पर इसे नीला दिखाई पड़ता है। देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है।
यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो यह चंद्रमा है यह पृथ्वी के पास का केवल एकमात्र उपग्रह है और दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों जो यह पृथ्वी, जैसे कि पृथ्वी का जो व्यास होता है उसके व्यास का चंद्रमा सिर्फ मात्र 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह पृथ्वी के बहुत नज़दीक है और जो अन्य खगोलीय पिंड है वह पृथ्वी से बहुत दूर है, इसलिए वह बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं रोचक तथ्य की। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया था? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। ग्रहों के चारों ओर चक्कर कौन लगाते हैं? तो उपग्रह लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड यह है वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? तो चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? तो 27 दिन लगाता है। और इस 27 दिन में ही पृथ्वी जो चंद्रमा है खुद अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। और दोस्तों पृथ्वी जो चंद्रमा है यहाँ पर पानी नहीं है न ही ऑक्सीजन है। और दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। अब दोस्तों देखिए, जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। देखिए दोस्तों, जो क्षुद्र ग्रह हैं यह ग्रहों से ही टूटकर अलग हुए हैं। और दोस्तों ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यह मंगल ग्रह और बृहस्पति के ग्रह के बीच के कक्षाओं में पाए जाते हैं। मैंने आपको क्षुद्र ग्रह को चित्र में पहले दिखा दिया था। देखिए दोस्तों, उल्का पिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो उल्का पिंड होते हैं ये भी सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये टुकड़े विस्फोट होकर पृथ्वी पर आने लगते हैं। तो जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर विस्फोट होता है। गर्म होकर घर्षण होने के बाद ये उल्का पिंड जल जाते हैं। और दोस्तों जिससे चिंगारी कभी कभी आप आसमान में जाते हुए देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि जीव जा रहा है। नहीं दोस्तों, वह जीव नहीं जाता है, बल्कि यही उल्का पिंड होते हैं जो ऊपर से गिरते हैं और वायुमंडल में प्रवेश करते ही यह आग के समान हो जाते हैं, गर्म होकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी उल्का पिंड बहुत भारी होते हैं। यदि यह पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं तो बहुत बड़े गड्ढे कर देते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है।
हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी आप देखते हैं आकाश में तो एक पट्टी के समान बहुत सारे तारे एक साथ दिखाई देते हैं, जिससे प्राचीन काल में लोग कहते थे कि आकाश में पानी बह रही है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, वो सभी तारे थे जो अब वर्तमान समय में खगोलीय दूरदर्शी के माध्यम से देखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में अपना स्थान कहाँ है? देखिए दोस्तों, जो अपना स्थान है वह पृथ्वी पर है। पृथ्वी के बाद पूरा सौरमंडल, फिर आकाशगंगा, अंत में ब्रह्मांड पाया जाता है। ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं है। देखिए दोस्तों, 2 मिनट लगेगा। अभ्यास प्रश्न आप कर लीजिएगा हमारे साथ और खुद भी कीजिएगा। ग्रह और तारों में क्या अंतर है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने आपको आगे बता दिया है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। मैंने आपको सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रह दिखा दिए थे। पहले बुध आया था, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद जो भी ग्रह थे आप लिख लीजिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है, ऑक्सीजन है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसको दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताइएगा। हम दोस्तों आपको एक मिनट बता दें तो जैसे कि हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। तो जब दोस्तों एक इस स्थान पर पहुंचता है चंद्रमा, फिर आगे इस स्थान पर पहुंचता है तो एक भाग उसका ढक जाता है, जिससे हमें पृथ्वी का एक ही भाग चंद्रमा का दिखाई देता है। ब्रह्मांड क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को जाना जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। इसको मैंने आपको कई बार बताया है। आगे देखिए दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दोस्तों आपको मैंने दिखाया था, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारे से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, मैंने आपको बताया था। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह है वह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। दोस्तों एक खाली स्थान है, इसको आप भरकर कमेंट बॉक्स में उत्तर इसका दीजिएगा 1 मिनट में। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? पृथ्वी के सबसे करीब दोस्तों क्या है? इसका भी आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है और बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। पूरे वीडियो में दोस्तों हमने ये नहीं कहा था कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने हर एक ग्रुप में। हम दोस्तों आपसे मिलते हैं अगला चैप्टर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।